है? अच्छा, ये ओ भाई एक नंबर। कहाँ से है? बता दो। ओ अलग ही बस्ती में घूम लिए। दिनों से सोया हुआ सब समाज था, सांस्कृतिक गतिविधियां बिल्कुल शांत पड़ी थी। कम से कम की शुरुआत हुई। कमियां तो हर जगह होती हैं, जब करेंगे तभी कमियां दूर होंगी और करने का उत्साह है। यही हमें उम्मीद है कि अगले साल और उसके भी अगले साल तक लगातार ये होता रहेगा। इस तरह से कम एक एक्टिविटी बन गया। जिंदा होने का सबूत यही है कि हम एक्टिव हैं। देखिए, कन्नौज जनपद का सृजन 1997 में हुआ। 1997 के बाद 1999 में पहला कन्नौज महोत्सव तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दिनेश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में हुआ और वो बहुत ही सफल महोत्सव था, पहला महोत्सव था। इसके पश्चात 2000 में हुआ, इसके बाद 2005 में हुआ और फिर किन्हीं कारणों बस कन्नौज महोत्सव के आयोजन नहीं हो सका। लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीमित संसाधनों के बीच में जो ये आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है, सफल आयोजन है, सफल कन्नौज महोत्सव कहा जा सकता है और इसमें समाज के हर वर्ग को मौका दिया गया है उनकी प्रतिभा प्रदर्शन का। यहाँ रोजगार सृजन के भी अवसर मिले हैं लोगों को। अभी जैसे हमें पता लगा कि बाहर से जो दुकानदार लोग आए थे, बहुत अच्छा यहाँ से करके जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया हमारे यहाँ पर पहली बार। ODOP के तहत जो है यहाँ जो लोग आए हैं और उनका बहुत अच्छा हमें पता लगा टर्नओवर हुआ है। तो ये सब जो है कार्यक्रम चलते रहेंगे। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय चाहते भी हैं कि आगे ये चले। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें अगर जो हम लोग पुरानी जो जिला सांस्कृतिक समिति बनी थी उसका गठन कर लेते हैं और उसको गठन उसी बैनर के तहत हम सभी लोग मिलकर के अगर जो इस तरह से ये चलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये कन्नौज की प्रगति में एक नया है। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे आज अंतिम दिन है, जैसे कि बहुत अच्छे ढंग से आपका कन्नौज महोत्सव संपन्न हो गया और आज ये कार्यक्रम उन्होंने रखा है कि पुरातत्व संग्रहालय पर कि कन्नौज पर क्या मतलब गोष्ठी क्या आयोजन किया जाए, कन्नौज के संबंध में इतिहास की जानकारी दी जाए, कुछ और विद्वान आए हुए हैं उनके लेखों की प्रवचन हो। तो इस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ इस समय रखा गया है। तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। और नेक्स्ट ईयर की क्या उम्मीद है सर? अब नेक्स्ट ईयर की तो संभावना हम समझते हैं अच्छी होगी। यस सर, तो सही है सर, क्योंकि और सर आप बहुत अच्छा कन्नौज महोत्सव बहुत अच्छे ढंग से मनाया। कन्नौज की जनता, कन्नौज के नेता, कन्नौज के अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं और उन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया जिसमें सभी स्कूल, कॉलेज, समाज के सभी संस्थाएं, समाज के सभी वर्ग आज जैसा संगोष्ठी का आयोजन है। कन्नौज नगर, कन्नौज का ऐतिहासिक और वैदिक काल का जो भी रहा है, इतिहास रहा है, उसके ऊपर आज विचार गोष्ठी का आयोजन है। उसमें ही मैं आमंत्रित हूँ, उसी के निमित्त में आया हूँ और अभी हम लोग इसी में प्रतिभाग करते हैं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर आज के बारे में? आज तो बहुत ही समापन समारोह जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत सक्सेस रहा है। ये पूरा महोत्सव कन्नौज महोत्सव जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये हर साल होना चाहिए, अगले साल इससे बढ़ के होना चाहिए। निःशुल्क दे रहे हैं। बढ़िया सर। आखिरी दिन है सर और आप कुछ 2 शब्द कहें। कन्नौज महोत्सव 17 वर्ष बाद यहाँ दोबारा हो रहा है, ये हर्ष का विषय है। प्रशासन और शासन दोनों का बहुत हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ और चाहता हूँ कि ये निरंतर बना रहे। ये अवश्य है, इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ इसके मैं स्वयं भी ऋणी मानता हूँ अपने आप को। मेरा प्रयास था कि यहाँ ये सब गतिविधियाँ बनी रहें, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन को और मंत्री जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग के समक्ष रखा कि
अरे बिल्कुल, ये तो जरूरी है। और आगे है श्री प्रवीण टंडन जी। तो किसी ने कन्नौज के बारे में मुझे बताया और मार्गदर्शन दिया, वैसे बुजुर्ग में हमारे प्रवीण श्री गाल भी हैं। सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के लिए धन्यवाद विकास जी का। विशाल पूरे 24 घंटे आपका कन्नौज के पुरातत्व के साथ रहते हैं, पूरा समय वो वहीं बिताते। इस जनपद के आपका अभिनंदन है। इस परिचर्चा में आप जो कहेंगे उस नोट करके उसी के हिसाब से हम लोग वैभव जी का अभिनंदन, बंधन अभिनंदन। हमारे इतिहास संकलन सब कुब्जा हो जाती है और वहीं से कहा जाता है कन्नौज का नाम कान कुछ पड़ा। कान मतलब कन्या और कुछ मतलब कुब्जा, और कान का कुछ से आज ये कन्नौज के नाम से जाना जाता है। अब 1000 ईसा पूर्व के बाद हमारे पास आता है NBPW। NBPW यानी कि चित्रित NBPW जो 600 ईसा पूर्व का है, जिसको हम मौर्य काल कह सकते हैं। मौर्य काल के पास हमारे पास शुंग काल आता है, कुषाण आता है, फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल हमारे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्त काल के बाद फिर जब गुप्त काल समाप्त होता है, उसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले जो कन्नौज स्वतंत्र राज हुआ है, वंश हुआ है, वो था मौखरी वंश। और मौखरी वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने कन्नौज का नाम बहुत आगे तक ले गया। और मौखरी वंश में ही अभी मैंने 2021 में एक सेमिनार कराया था, इंटरनेशनल सेमिनार। विदेश से लोग आए थे, बेल्जियम से और भी कई जगह से आए थे। उनका शोध पत्र था कि जो शतरंज की उत्पत्ति हुई है, शतरंज का जो जन्म स्थल है वो कन्नौज है। कन्नौज के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस शतरंज को हम आज खेल रहे हैं उसकी उत्पत्ति कन्नौज से हुई है। बेकायदा उनका शोध पत्र है, मेरे पास रखा हुआ है। और बहुत जल्द उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि वो फिर दोबारा कन्नौज आएंगे और उनके पास कुछ मोहरे हैं जो वो हमको गिफ्ट भी करना चाहेंगे, जिसे हम संग्रहालय में दिखा सकते हैं लोगों को। मौखरी वंश के बाद हमारे पास आते हैं हर्षवर्धन। ज्यादातर लोग हर्षवर्धन के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, मुझे लगता है, जबकि हर्षवर्धन के समय कन्नौज राजधानी रही है। और हर्षवर्धन थानेश्वर का रहने वाला था, कन्नौज का रहने वाला नहीं था। वो कन्नौज क्यों आता है, उसके बाद सामने भी एक बहुत अच्छी कहानी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राशि, उसका विवाह यहाँ के मौखरी नरेश ग्रह वर्मन से हुआ था। और विवाह के कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु कर दी जाती है, जब उस पर यहाँ पे आक्रमण होता है, पश्चिम बंगाल का शासक देवगुप्त और मालवा का शासक शशांक मिलकर यहाँ पे आक्रमण करते हैं और देवगुप्त को मार देते हैं और राष्ट्री को बंदी बना के बंदी गृह में डाल देते हैं। जब ये बात थानेश्वर जाती है तो वहाँ हर्ष का बड़ा भाई राजवर्धन कन्नौज आता है। वो देवगुप्त से युद्ध करता है, युद्ध तो वो जीत जाता है, लेकिन उसको धोखे से मार दिया जाता है। तब ये खबर, और राशि उसी युद्ध के दौरान अपने दोस्तों के सहयोग से बंदी गृह से छूट के विंध्य के जंगलों की ओर चली जाती है। तब हर्ष को खबर आती थानेश्वर में कि उसकी बहन का पता नहीं है और उसका भाई भी मार देगा। तब वो थानेश्वर से कन्नौज आता है। उस समय हर्ष की जो उम्र होती है वो मात्र 16 या 17 वर्ष होती है। वो यहाँ आता है, अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज देता है। अपनी बहन की तलाश में वो विंध्य के जंगलों की ओर जाता है। तो वहाँ पे देवाकर मित्र जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके आश्रम के पास वो पूछता है तो वो बताते हैं कि एक अभी स्त्री है, वो सती होने जा रही है, आप जाके देख लो कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं है। वो जाके देखता है तो उसकी बहन होती है, वो उसको सती होने से बचाता है। कन्नौज आता है, जो कि उसको कोई पुत्र नहीं होता है। यहाँ के मंत्रियों के कहने में वहाँ का राजा होता है। और हर्ष के बारे में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हर्ष एक बहुत बड़ा दानी था। उसके पास जितना भी राजस्व आता था वो सारा दान कुंभ में कराता था। जब उसने हुएनसांग को कन्नौज में आमंत्रित किया तो हुएनसांग जब उसके साथ कुंभ में जाता तो छठा दान करने जा रहा था और वो देखता है कि कुंभ में इतना बड़ा, प्रयागराज में इतना बड़ा मेला लगा है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं
और ये अपना वहाँ सब कुछ दान करता है, तो उसने अपने किताब में इस दान के बारे में लिखा है। और अगर हम कहें तो अगर कुंभ का सबसे पहला लिखित साक्ष्य हमें कहीं मिलता है तो वो हर्ष के यात्रा हुइनसोंग के यात्रा वृतांत में मिलता है। दूसरी बात इत्र से संबंधित है। जब हर्ष की बहन राशि का विवाह हुआ था तो जितने भी बाराती आए थे, बाणभट्ट लिखता है, बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था और उसने हर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने हर्ष चरित्र में। तो उसने लिखा है कि जब बाराती आए थे तो वहाँ बारातियों को सबको वो जो है सुगंधित पदार्थ देता है। सुगंधित पदार्थ में ये नहीं ओपन होता है कि वो इत्र है या क्या था, लेकिन सुगंधित पदार्थ था। यानी कन्नौज में सुगंध को लेकर के उस समय भी लोग बहुत जागरूक थे, जो आज तक चले आ रहे हैं। फिर जब हर्ष का शासन खत्म होता है, हर्ष के शासन के बाद हमारे पास आते हैं गुर्जर प्रतिहार। इसमें भी काफी राजा हुए, करीब 12 से 13 राजा हुए, जिनका पूरा हमारे पास उसका विवरण है। और प्रतिहार में सबसे जो प्रतापी राजा था वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत प्रतापी राजा हुआ है और प्रतिहार काल में कन्नौज ने अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी उसमें बहुत आगे बढ़ चुका था। और इसी प्रतिहार काल से संबंधित हमारे पास कई पाषाण निर्मित मूर्तियां हैं जो विदेशों में भी जा चुकी हैं और कन्नौज के नाम को वहां पे अमर कर चुकी है कि हाँ, कन्नौज की कला, प्रतिहार कला कहीं और नहीं देखने को मिलती है। इसे हमारे पास 4 मूर्तियां हैं, एक सतमातृका है, एक अर्धनारीश्वर है, एक हमारे पास युगल की प्रतिमा है और एक सजावट पट्टिका है जो बेल्जियम और न्यूयॉर्क जा चुकी है और वहां से वापस भी आई है। तो प्रतिहार के बाद जब हमारे पास आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1018 में जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो यहाँ के सभ्यता को खत्म करने के लिए, क्योंकि महमूद गजनवी का कोई और मोटिव नहीं था, ये और कोई से वो नहीं था कि वो क्यों आया है, वो सिर्फ यहाँ लूटपाट करने आया था, यहाँ की सभ्यता को खत्म करने आया था। और उसी समय वो यहाँ पे करीब 30 से 40 हजार लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया था। और इस गजनी के बारे में, जब महमूद गजनवी के बारे में अभी हमारे सामने श्री प्रदीप टंडन जी हैं, वो बताएंगे आर रोमा कम्युनिटी के बारे में, जो जिनको वो यहाँ से उठा के ले गया था बंदी बनाकर, वो आज आर रोमा कम्युनिटी कहलाती हैं। प्रतिहार वंश के बाद, गजनवी के आक्रमण के बाद फिर से कन्नौज आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने में एक नया राज आता है, वो होता है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को सभी जानते हैं, जिन्होंने भी काफी युद्ध किया और कन्नौज की सीमाओं को बहुत बढ़ाया। और जयचंद की जो मृत्यु हुई थी वो इटावा में चंदावर के मैदान के समीप हुई थी, जिसमें उस मोहम्मद गौरी ने उसको मारा था। उसके बाद हमारे पास फिर थोड़ा सा कन्नौज का पतन होता है, मुगल साम्राज्य आते हैं, कन्नौज उनके अधीन रहता है और धीरे धीरे फिर हमारा कन्नौज बढ़ता रहता है। कभी वो गिरा, कभी उठा, कभी बढ़ा, लेकिन कन्नौज के इतिहास को कोई आज तक समाप्त नहीं कर सका। और आज भी मैंने कोशिश की है कि संग्रहालय में हम इस इतिहास को लोगों को दिखाएं। जो एक समय था कि हमारे पास साल में 100 लोग आते थे, आज प्रतिदिन हमारे पास दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन की संख्या 100 हो गई है। साल में जो 100 आते थे आज प्रतिदिन 100 आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ, हमारे यहाँ पर्यटक बढ़ रहे हैं। और पर्यटक सिर्फ कन्नौज से नहीं आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, लखनऊ से भी आते हैं, आगरा से भी आते हैं। डेली हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं। और मैं चित्रगुप्त जी से एक निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले पर्यटन को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ के पर्यटक स्थलों का बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जितने भी यहाँ पे एंट्री मार्ग हो कन्नौज के लिए, चाहे वो लखनऊ की तरफ से हो, कानपुर की तरफ से हो, फर्रुखाबाद की तरफ से हो, वहाँ पे कम से कम एक पर्यटन विभाग की तरफ से एक होर्डिंग होनी चाहिए। किसी में बाबा गौरी शंकर मंदिर का जिक्र होना चाहिए, किसी में जो है बालापीर का होना चाहिए, मखदूम जहानिया का होना चाहिए, छेमकली मंदिर का होना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर में हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन के वो इष्ट देवता थे और वहाँ पे 1000 पुजारी रहते थे। और छेमकली मंदिर, जो छेमकली माता है, बताया जाता है कि वो जयचंद की इष्ट देवी थी और जयचंद प्रतिदिन वहाँ पूजा करने जाता था। तो इन मंदिरों को लेकर के आप यहाँ के प्रमुख द्वारों पे लगवाइए, होर्डिंग लगवाइए। ये सिर्फ कार्य पर्यटन विभाग अच्छी तरीके से कर सकता है ताकि बाहर आने वालों को पता चले। इसके साथ ही मैं
अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और उम्मीद है कि हमारा कन्नौज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। कन्नौज जनपद के लिंक रोडों पर जो अन्य जनपदों से जुड़े हुए हैं उनके लिए साइनेज के लिए प्रस्ताव 15 दिन के अंदर मैं इस प्रस्ताव को भिजवा दूंगा। थैंक यू। और इस पे काम भी हो रहा है साइनेज बनाने के लिए। मैंने ये प्रस्ताव फर्रुखाबाद से भेजा था। अब कन्नौज जनपद के अन्य जनपदों से जो जुड़ाव है उन स्थानों पर पर्यटक स्थलों के नाम के साथ साइनेज लगवाने के लिए मैं प्रस्ताव भेज दूंगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी, प्राचार्य चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय, निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य को पर्यटन को कैसे हम बढ़ाएं, अब हम क्या करें। विषय हमारा इस परिचर्चा का है कि अब हम क्या करें। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सम्मानित नगर के प्रबुद्ध वर्ग के विद्वान साथियों, इस पूरे कन्नौज महोत्सव को आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में छोटी सी सहभागिता करने का अवसर मुझे भी मिला है। हमारे आदरणीय एसडीएम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत अच्छा संयोजन एसडीएम साहब ने किया है। अभी हमारे बड़े भाई श्रद्धेय श्री विजेंद्र सिंह तोमर जी से बात हो रही थी कि 1999 में पहला कन्नौज महोत्सव हुआ था। उस समय प्रथम जिला अधिकारी हमारे कन्नौज के श्री दिनेश चंद्र मिश्रा जी बने थे और उनके नेतृत्व में हुआ था और आदरणीय तोमर साहब ने उसका बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया था। बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे सितार वादक किशन चंद्र कृष्णचंद्र गुप्ता जी, अज्ञात जी। अरे बहुत छोटा बोल देंगे, हमें मालूम है कि हमारा वक्तव्य आएगा वैसे ही आपका समय कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी पिछले कार्यक्रम में देख चुके। बहुत सी बातें हैं और बहुत शोधात्मक चिंतन भी है, लेकिन समय का अभाव है, सरकारी कार्यक्रम है। 2-3 बातें बताई। अभी हमारे आदरणीय चित्रगुप्त जी पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं। मुनि चिंतामणि जी का मंदिर है, आप कभी वहां जाएं और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है आप जाएंगे। चिंतामणि, मुनि चिंतामणि का ऐसा हमने सुना है कि वो भगवान राम को, ये चिंतामणि गांव भी तो है ना उसी नाम पर, हाँ चिंतामणि, आप वहां जाएं सर। वहां पर ऐसा मैंने सुना है और एक दैनिक जागरण ने बहुत अच्छा पिछले दीपोत्सव पर लेख भी निकाला था कि वहां पर भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो वहां पर भगवान राम और सीता लक्ष्मण सहित आए थे और मुनि चिंतामणि ने ही वहां पर वो सब करवाया था उनका। लेकिन वहां किसी का कहीं नाम नहीं, कहीं जाने का साधन नहीं है और इतनी उपेक्षा है, इतने बड़े मुनि हैं लेकिन उपेक्षा है। कन्नौज जनपद में ही, कन्नौज शहर में ही पर्यटन नहीं है, पूरे जनपद की आप बात करें तो चियासर चमर ऋषि का आश्रम है। संयुक्ता मार्ग से आप जाएंगे तो आपको चियासर एक गांव पड़ेगा, वहां चमर ऋषि का आश्रम है। वो भी शायद आपके उसमें कहीं धूल खारा होगा, नक्शे में गांव होगा, आप उसको भी देखें। ये तपोभूमि है, यहाँ ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी सरकार तो राम संपर्क यात्रा से सबको जोड़ रही है, राम उससे जोड़ रही है, कन्नौज भी उससे जुड़ा है। सरकार के उसमें प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा है? हमारे माननीय जो सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, मेरा निवेदन है, वो है तो नहीं लेकिन मैं कुर्सियों से ही कहूंगा, भाई तुम ही लोग सुन लो। हमारे धर्मेंद्र जी बहुत खास आदमी है, तो इनसे मैं कहूंगा आप प्रस्ताव रखें सांसद जी के पास, उस राम यात्रा में कन्नौज को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा?
क्यों नहीं आप कहीं लगाते हो चिंतामणि मंदिर में, वहां पर राम का संप्रज्ञा रहा? क्यों नहीं आप चियासर का नाम ला रहे हो? चमन ऋषि का आश्रम है। ये उपेक्षित जगहों को आज इस संगोष्ठी के माध्यम से आज सामने लाना चाहिए। ये पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो सकती है। और बहुत सारे क्षेत्रों के समय का अभाव है। मैं पूरे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है अगली बार फिर जल्दी ही कन्नौज महोत्सव होगा और उसमें हम सब एक सार गर्वित और शोधात्मक संगोष्ठियों में भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, चियासर चमन ऋषि आश्रम पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हाल ही में 50 लाख से विकास कार्य हुआ है। तो कृपया आपसे निवेदन है, एक बार वहां घूम के जरूर आइए। और बिल्कुल वहां बढ़िया घाट बना है और कई चीजों का नया निर्माण हो गया है, बहुत सौंदर्यीकरण वहां हुआ है। तो निवेदन है, चियासर चमन ऋषि आश्रम आप सभी लोग जाएं। चिंतामणि हनुमान मंदिर के लिए प्रस्ताव मैं तैयार करता हूं। धन्यवाद। हाँ? ये हम आपसे बैठ के पूछ लेंगे, पूछते हैं। प्रवीण, अगला मैं निवेदन करूंगा श्री प्रवीण टंडन जी से संक्षेप में कन्नौज जनपद के पर्यटन विकास को लेकर हम क्या कर सकते हैं। श्री प्रवीण टंडन जी। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं नीचे बैठे हुए देख रहा था तो उस हिसाब से समय का मुझे अनुमान है। प्रश्न यहाँ पर और ये परिचर्चा केवल इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे पास क्या था, परिचर्चा इसलिए हो रही है कि हमें आगे क्या करना है और हमें वही देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे नहीं देखेंगे, भगवान ने हमें आंखें इसीलिए आगे दी है कि हम आगे देखें आगे क्या करना है। हमारे पास बहुत कुछ है, चियासर भी है, हमारे पास बाबा गौरी शंकर का मंदिर भी है, हमारे पास तिरुआ में भी माता अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है और छिबरामऊ भी बहुत कुछ है। लेकिन केवल उसी का हम ढोल को बजाते हुए बहुत साल हो गए और जहाँ तक उसका पर्यटन बढ़ावा देने की बात है, उसके लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। जैसा आपने कहा, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी अभी दीपक जी जो किस्सा बता रहे थे कि सन 1018 में मोहम्मद गजनी जब यहां आया, जरा आप उस व्यक्ति की पीड़ा को सोचिए, अपनी पीड़ा को आप उस पीड़ा से जोड़ के देखिए। आपको मालूम है कि आप कहाँ के रहने वाले, तुमर साहब बैठे हुए, उन्हें मालूम है कि आप रहने वाले मैनपुरी के हैं, आपके माता पिता कहाँ से आए थे, आपके बाबा कहाँ के थे। मुझे मालूम है कि मेरे 400 साल पहले मेरे बाबा कहाँ से आए थे। लेकिन उस व्यक्ति को सोचिए जिसे पता ही नहीं कि मेरे बाबा, मेरे दादा, उनके बाबा, उनके दादा, पुरखे कहाँ से आए थे। रूटलेस, जड़े ही नहीं। वो लोग थे जिन्हें सन 1018 में मोहम्मद गजनी गुलाम बना करके इस वजह से ले गया था क्योंकि वो अपने हुनर में अच्छे थे, गुलाम बना करके। और गुलामों का इतिहास नहीं होता, पूरी दुनिया में घूमते रहे, यहां से गजनी ले जाए गए। लेकिन आप श्रम तो करा सकते हैं किसी से, कोड़े की दम पर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर। सृजन नहीं करा सकते आप किसी से, आप कोड़े के दम पर। वो जो हुनरमंद लोग यहां से और मथुरा से ले जाए गए, जिन्हें अपने इतिहास का, जिनकी पीढ़ियों को पता ही नहीं कि हम कहां से आए, यायावर की तरह आज भी घूम रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को डराया जाता है कि भूत जिंदा तो है, शरीर तो है, लेकिन आत्मा के बारे में उनको पता ही नहीं कि उनकी जड़ें कहां हैं। गजनी में जाने के बाद वो लौट करके
वहाँ से भागे, फिर दुनिया भर में फैले, यूरोप में फैले। और अभी आज से करीब 4 साल पहले कोविड के दौरान, कोविड से जस्ट पहले वो लोग यहाँ पर आए। पूरी दुनिया से 30 लोगों की बस आई थी, जिसमें वहाँ के यूरोपीय यूनियन के सांसद भी। तो हमने कहा कि हमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा। यह हम केवल पोस्टर लगा दें, हमें ये मालूम है कि यहाँ म्यूजियम है, हम अपने पैम्फलेट बंटवा दें, इससे पर्यटन, जिन्हें शौक होगा वो तो आएगा, लेकिन पर्यटन का शौक पैदा करना हमारा पहला, सबसे पहला काम है। हमें उन लोगों को यहाँ से जोड़ना होगा, उनके विषय में यहाँ गोष्ठियां करनी होंगी, जो जिससे कि इंटरनेशनल पर्यटन यहाँ बढ़े, आए। आज से 800 साल पहले वर्धमान के राजा बर्मन, उनके यहां पर पढ़ाई का साधन नहीं था, पढ़ाई लिखाई कम थी। उन्होंने सोचा कि क्या करें। उस समय पर कन्नौज ज्ञान का गढ़ था, कन्नौजिया ब्राह्मण कहे जाते हैं। और वो ब्राह्मण जो वेद पाठी हो, जो अध्ययन करते हो और जो अध्ययन कराते हो, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। वे लोग, उन्हें 4 ब्राह्मण यहां से लेके गए, 4 उपाध्याय, अलग अलग जगहों पर। उनका काम था सिर्फ बंगाल में कि वो अलग अलग जगहों पर अध्ययन को बढ़ावा दे, वेद पाठ को बढ़ावा दे, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे। अब उस समय में राजा लोग क्या करते थे कि उनके जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ गांव जमीन जागीरी दे देते थे। तो जिनको, जो चटगांव में जो है, जो चटगांव हो गया ढाका के पास, वहां पर जो जिनको जागीर दी गई, वो चटगांव के उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, समय के अनुसार उन्हें हम चटर्जी कहने लगे। जो गंग थे, गंगोपाध्याय, गांगुली, उन्हें मालूम है अपना इतिहास, उन्हें मालूम है, लेकिन उन्हें हम उनके इतिहास का भान कराने के साथ साथ उन्हें कन्नौज से जोड़ें। तो उनकी कुल देवी यहां ग्वाल मैदान मोहल्ले में आज भी मौजूद है। आपको पता हो कि नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, आज भी मौजूद। आते हैं कुछ लोग। हम अगर अपने पर्यटन विभाग से ये प्रयास करें कि वहां पर वेस्ट बंगाल में इस तरह की परिचर्चाएं कराएं, गोष्ठियां कराएं, जैसे हम इन्वेस्टर्स मीट करा रहे हैं, उस तरीके की गोष्ठियां कराएं। वो लोग आए, अपने इतिहास को लाए, अपने इतिहास को, अपने उसको जानने के लिए। अभी चेस के बारे में बताया, केवल आपको हमने कहा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। पर्यटन केवल पर्यटन से संबंधित नहीं है। पर्यटन क्यों हो, पर्यटन के साथ भी कुछ जोड़िए। आप यहां पर चेस, महाराज हर्षवर्धन के समय में इतनी शांति थी कि कोई लड़ाई नहीं होती। आज भी हम लोग वॉर गेम्स खेलते हैं। जो लोग आर्मी से या फोर्सेस से संबंधित रखते हैं वो जानते होंगे कि जब शांति के समय में भी वो जंग न लग जाए औजारों में, उसको साफ करते रहते हैं, आदमियों में जंग न लग जाए, वॉर गेम्स खेलते हैं। तो वो वॉर गेम्स खेलने के लिए वो चतुरंग सेना बनाई गई थी, 4, हाथी, प्यादे, रथी और घोड़ा। और वो राजा और रानी की रक्षा करना था। तो लड़ तो सकते नहीं थे, शांति थी। हम यहाँ पर चेस के कॉम्पिटिशन्स कराएं, पूरी दुनिया भर से कराएं, पूरे हिंदुस्तान से कराएं, पूरे प्रदेश से कराएं, उनमें परिचर्चा कराएं, लोग आएंगे। हमारा इत्र तो दुनिया भर में जाता है, लेकिन उस इत्र को, इत्र के साथ में हम उसके साथ में जो इत्र की विशेष बात है कि किस तरह से बनता है, लोगों को नहीं मालूम। तो इस तरह से हम उसको रूरल टूरिज्म के साथ जोड़ें। इस तरह से अगर ये आउट ऑफ बॉक्स सोच के हम काम करेंगे तो शायद हम बहुत जल्दी इसको अपना पर्यटन बढ़ा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। समापन का कार्यक्रम शीघ्र शुरू होने वाला है। निवेदन करूंगा संक्षेप में अपनी पर्यटन को लेकर के आपके सजेशंस हम लोग को प्राप्त हो जाएं।
मैं निवेदन करूंगा श्री विजय सिंह तोमर जी से, हम आगे क्या करें पर्यटन को लेकर, संक्षेप में आपका मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए। तोमर साहब। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगले कार्यक्रम का समय शुरू हो गया है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ के पौराणिक नगरी के बारे में, ऐतिहासिक नगरी के बारे में और जो पुरानी जानकारी इतिहास के बारे में वो सभी दे चुके हैं। मेरा तो केवल यही मानना है कि यदि कन्नौज को हम पर्यटन क्षेत्र घोषित करा लें, चित्रगुप्त जी, आप चित्रगुप्त हैं, पर्यटन विभाग से भी संबंध रखते हैं, अगर ये कहीं पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाए तो हमें ये लग रहा है कि इसका अपने आप विकास हो जाएगा। जैसे जनपद होने के बाद कन्नौज के आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है। यदि पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाता है और प्रबल संभावनाएं हैं, यहाँ हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्यटन क्षेत्र घोषित हो सकता है। यहाँ पे कोई पोटैटो इंडस्ट्री नहीं है, पोटैटो बेस्ड इंडस्ट्री अगर डेवलप हो जाती है तो उससे भी यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ कन्नौज की प्रगति में भी चार चांद लगेगा। क्योंकि अब समय बहुत कम है, आगे वक्ता भी साथ बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री कृष्ण गुप्ता जी से, आपका मार्गदर्शन भी हम लोगों को प्राप्त हो। सभी सम्मानित लोगों को मेरा प्रणाम। समय भाव तो है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करूँगा, विषयांतर नहीं होना चाहिए। मूल बात मैं क्या करूँ, हम क्या कर सकते हैं, एक अलग बात। मैं बिल्कुल इंडिविजुअल स्टेटस पर कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ। सबसे पहले अपने आप को जगाना चाहिए, अपने आप हमारे साथ हमारे लोग जो हमसे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे और विकास निश्चित है। ये कन्नौज महोत्सव की शुरुआत मैं जानता हूँ मेरे दिल में थी और कैसे ये हुआ, ईश्वर की भी कृपा है, हमारे प्रशासन का सहयोग है, हमारे मंत्री जी का बहुत सहयोग है, हम हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। संगीत के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक छोटी सी कथानक है, जब हिरोशिमा पे बम गिरा और सब विध्वंस हो गया, उसके पश्चात ट्रेन में बैठे हुए दो लोग आमने सामने बैठे हुए थे, तो कुछ सज्जन एक सामने को बैठे हुए थे, एक आगे बैठे हुए थे। ट्रेन जा रही थी, पत्थरों पर पटरी पर ट्रेन चल रही और एक आदमी अपने कुछ झोली में से निकाल के बाहर फेंक रहा। तो सामने वाले ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कुछ नहीं, कुछ छोटे छोटे पुष्प के बीज हैं जो डालना हो। कहले इस मरुभूमि पर और इस प्रकार से बीज डालना क्या मतलब है इसका। कहले ये तो मुझे नहीं मालूम, मेरा काम है बीज डालना और पता नहीं कब इसका वृक्ष बनेगा, कब फूल होंगे, कब फल आएंगे, ये मुझे नहीं मालूम, मेरा काम नहीं, मेरा काम केवल बीज डालना है। आज प्रशासन ने ये बीज डाला और पहले भी पड़ा, हो सकता है पौधा मुरझा गया हो, लेकिन फिर लहलहाएगा। हमें पूरी उम्मीद है
और हमारी सांस्कृतिक चेतना जगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील राकेश जी से निवेदन है, डॉक्टर सुशील राकेश जी से निवेदन है, संक्षेप में आपका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो। कन्नौज के सम्मानित बुद्धिजीवी और मेरे शिष्य के रूप में पत्रकार बंधु लोग, सब लोग इकट्ठा हुए, ये सबसे अच्छी बात है। चाहे थोड़े इकट्ठे हों, कोई जरूरत नहीं कि समुद्र इकट्ठा हो, एक बूंद समुद्र बन सकती है, ऐसा मेरा विश्वास बराबर। तो दर्शक है नहीं, ये तो आप देख ही रहे, लेकिन जितने हैं वो मजबूत हैं, मेरा ही विश्वास है। तो मुझे आशा है कि जो मेरे साथी इस समय मौजूद हैं वो आगे आने वाले समय में मेरे साथ या हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। और मैं पर्यटन विभाग से एक जरूर सलाह दूंगा, ज़्यादा समय नहीं है, कि रेलवे स्टेशन पर जब हम उतरते हैं तो मुझे कन्नौज लिखा तो दिखाई पड़ता है, एहसास नहीं होता। मैं झांसी भी गया, वहाँ जाइए स्टेशन जो रही है तो मालूम पड़ता है कि झांसी किसका शहर है, कौन कौन लोग हैं। स्टेशन पर ही सारी मूर्तियाँ लगी हुई, सारा पर्यटन विभाग ने उसको स्पष्ट किया। भोपाल जाइए, वहाँ भी पता लगता है कि मैं भोपाल के नए शहर में आया हूँ, आके हूँ साहित्यकार। मैंने देखा कि भोपाल में हिंदी का बहुत बड़ा वर्चस्व है, हिंदी को इतना प्रमुखता से महत्व देते हैं जितना कि आपकी यूपी की हिंदी होते हुए यूपी में महत्व नहीं। तो मैं पर्यटन विभाग से ये आग्रह करूँगा कि स्टेशन पर, कन्नौज स्टेशन पर कुछ ऐसी चीज़ें दें जिसे पता लगे कि कन्नौज है, मैं आ गया हूँ, तब जाना चाहिए। और अवस्थी जी ने शायद दिया भी था कि जहाँ जहाँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं बने हुए हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उन पर सड़कें देनी चाहिए, ये भी है। तो दो चीज़ें मुख्य दे दें, एक सड़क दे दें जिससे हम जाके उसको मॉन्यूमेंट्स को, मंदिर को या जो भी ऐतिहासिक चीज़ें देख सकें। दूसरा, स्टेशन बहुत जरूरी है कि स्टेशन को भी ऐसा बनाएं कि लगे कि पर्यटन स्थल क्षेत्र है। और इसी के शब्दों के साथ मैं सभी आपको प्रणाम करता हूँ। सब धन्यवाद सर आपका मार्गदर्शन के लिए। कन्नौज के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए प्रस्ताव, उनके साइनेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।